हेलो एवरीवन, हम पवन अपर्दन से बनने वाली आकृतियों को पढ़ चुके हैं। आज हम पवन निक्षेप से जो आकृतियां बनती है, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, जब हवा चलती है तो वो क्या करती है, अपर्दन करती है, और फिर उसके बाद जो धूल कण और हवा जो मिट्टी के कण है उनको उड़ा के ले जाती है। जब पवन की जो गति है वो कम हो जाती है तो क्या करती है कि जो रेत के जो कण है उनका निक्षेप करना शुरू कर देती है। जब वो जो कण है बालू के, उनका जब वो कण को निक्षेप करती है तो इस प्रकार एक आपकी आकृति बनती है जिसको बोलते हैं बालू का स्तूप। बालू का स्तूप जो है, जो मोटे रेत के कण है उनका निक्षेप जब वायु रेगिस्तान के अंदर करती है तो उसको बोलते हैं बालू का स्तूप। अब बालू का स्तूप क्या होता है कि बालू का स्तूप जो है, इसका जो पवन की तरफ ढाल है वो कैसा होता है, जैसे पवन की दिशा में, पवन जैसे आपकी इस तरफ से चल रही है तो इस तरफ जो इसका जो ढाल है वो कैसा होता है, मंद ढाल होता है। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे आपकी कोई हवा बह रही है, ये हवा बह रही है, तो यहाँ पे जो इसका ये ढाल है, ठीक है, ये वाला जो ढाल है ये तो होगा मंद, और ये वाला जो ढाल है जो इसके पवन के विपरीत दिशा में, वो ढाल कैसा होता है, तीव्र ढाल होता है। ठीक है, जो बालू का स्तूप है इसकी उत्पत्ति के लिए या इसके बनने के लिए 3 कारक आपके जिम्मेवार होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रेत की बहुत मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है कि पवन का वेग क्या है, और पवन की वेग के अंदर एक बैरियर आना चाहिए, मतलब कोई भी चट्टान हुई या कोई झाड़ी हुई, तो इस तरह से पवन के मार्ग में अगर अवरोध आता है तो इसका निर्माण होता है। ये प्रमुख 3 दशाएं इसकी है, ठीक है। इसके बाद जो बालू का स्तूप है उनका भी लगातार क्या होता है, स्थानांतरण होता रहता है कि एक बालू का स्तूप बन गया, फिर उसके बाद जो हवा चली, अपर्दन हुआ, अपर्दन से वो आगे चलता, स्थानांतरण उसका होता रहता है। जैसे कि आपका सहारा मरुस्थल है, लगातार क्या है, फैल रहा है। आपका जो ये जैसलमेर के थार मरुस्थल है राजस्थान का, ये भी क्या है, ये भी लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। ये स्थानांतरण होने से इसका फैलाव और ज्यादा होता जा रहा है। अब देखते हैं कि जो बालू का स्तूप है वो कितने टाइप का है। बालू का स्तूप के प्रमुख 2 प्रकार है। कौन कौन से? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है उसमें हम बरखान को लेते हैं, तो बरखान को हम देखते हैं कि अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो हवा की दिशा में समकोण पर बनते हैं। जैसे ये हवा चली हुई है तो यहाँ पे समकोण दिशा में बनते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, बरखान। बरखान कैसे है कि जब हवा चली तो हवा की दिशा में समकोण पे ये बना है। इसका जो पवन मुखी ढाल है, मतलब पवन की तरफ जो ढाल है वो कैसा होता है, उत्तल व मंद ढाल होता है, ठीक है। ये जो ढाल है ये कैसा होगा, उत्तल और मंद ढाल रहेगा। जबकि जो पवन के विमुखी जो ढाल होता है, पवन का ये विमुखी ढाल, ये वाला जो ढाल है ये होता है अवतल व तीव्र ढाल होता है। और ये जो बरखान है, ये अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है, ये रेगिस्तान के सीमावर्ती भागों में इनका निर्माण होता है, ठीक है। जो सीमावर्ती भाग है, जब रेगिस्तान स्टार्ट होता है तो उसकी सीमा पे है, इस तरह के जो बालू का स्तूप है उनका निर्माण होता है, ठीक है। ये था हमारा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसके बाद आता है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अब अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप जो है पवन की दिशा के समानांतर, मतलब पवन ऐसे बह रही है आपकी, तो पवन की दिशा के समानांतर इसका निर्माण होता है, ठीक है। यहां पे देखिए कि जो बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है, इसकी जो ढाल है, कौन सा ढाल, ये वाला जो ढाल है ये आपका तीव्र ढाल होता है। और ये ढाल कैसा होता है, यहाँ पे ये जो ढाल है ये आपका जो किनारों का ढाल है वो तीव्र ढाल होता है, जबकि जो बीच का ढाल है वो मंद होता है। इसमें हमने देखा था कि यहाँ का जो ढाल है वो मंद होता है और जो पवन विमुखी ढाल है वो कैसा होता है, तीव्र ढाल होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें बरखान में जो है यहाँ से लगातार मिट्टी, रेत, बालू उड़ता रहता है, तो यहाँ पे ये यहाँ से उड़ के और यहाँ पे जमा करता रहता है। जो इसके पवन विमुखी ढाल है यहाँ पे आगे जमा होता रहता है, इससे यहाँ पे सींगनुमा आकृति का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये देखिए जो सीप है, ये सीप आपका अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप में सीप इसका एग्जाम्पल है। अब सीप में देखिए, जब पवन की दिशा के समानांतर, ठीक है, पवन की दिशा के समानांतर जब बालू का स्तूप का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, आपका अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अब पवन की दिशा के अनुरूप, मतलब समानांतर तो ये हो गया है। अब देखिए, जब ये 2 बालू का स्तूप है
इनके बीच का जो भाग है, लगातार जो पवन है यहाँ पे बहती रहेगी, जो बीच का भाग है यहाँ से रेत जो है वो मुक्त हो जाएगा, जिसको बोला गया रेत मुक्त कॉरिडोर। ठीक है, जब दो स्तूपों के बीच की जो बालुका है वो उड़ जाए तो यहाँ पे एक रेत मुक्त कॉरिडोर का निर्माण होता है, जिसको सहारा में गासी का नाम दिया जाता है, जिसको सहारा में क्या कहते हैं, गासी कहा जाता है। जो आपके काफिले हैं, जो ऊंट वगैरह की जो आवाजाही के लिए जो मार्ग अपनाते हैं ऊंट, तो वो यही मार्ग होता है। यहाँ पे जो है हवाएं चलने से ये जो तीव्र हवा जब चलती है तो बीच का जो रास्ता है दो स्तूपों के बीच का, ये खाली हो जाता है, इसको बोलते हैं रेत मुक्त कॉरिडोर, और सहारा में इसको गासी का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि विभिन्न जो अवरोध आए, अवरोधों के अनुसार जो स्तूप है, बालू का स्तूप है, उनको क्या क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, अगर जब हवा बह रही है उसके मार्ग में अगर कोई झाड़ी आ जाती है तो इस प्रकार से जो स्तूप का निर्माण होता है उस स्तूप को क्या कहते हैं, और जब गर्त बीच में आ जाए अवरोध के रूप में तो इस तरह से जो स्तूप का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है। जब पवन चल रही है तो पवन की दिशा में अगर कोई झाड़ी आ जाती है, ठीक है, झाड़ी के आने से अवरोध पैदा हो गया और वहां पे एक स्तूप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार का जो स्तूप है उसको बोलते हैं नेबका। नेबका किसके पीछे बनता है, झाड़ियों के पीछे। झाड़ियों के पीछे निर्मित जो स्तूप है उसको बोला जाता है नेबका। अगर कोई गर्त आ गया और गर्त के पीछे जब स्तूप का निर्माण होता है, गर्तों के पीछे निर्मित बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है, लूनेट। अगर बालू का स्तूप की आकृति मतलब 3 भुजाओं से अगर ज्यादा भुजाएं अगर बालू का स्तूप में हो गई है तो इस प्रकार जो स्तूप का निर्माण होता है उसको बोलते हैं तारा स्तूप। किससे, 3 भुजाओं से ज्यादा की आकृति, 3 से ज्यादा भुजाएं। मोटी बालू से निर्मित जो स्तूप है, कैसी बालू से, मोटी बालू से। जब बालू के मोटे कण इकट्ठा हो जाए, निक्षेपित हो जाए तो इस प्रकार जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं हॉलबैक। मोटी रेत से निर्मित, इसको बोलते हैं व्हेलबैक। ठीक है, जब ये व्हेलबैक जो है ये बड़ा रूप ले ले, वृत्ताकार रूप ले ले तो उसको बोलते हैं द्रास। मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, ऐसा तो एग्जाम बहुत इजी होता है कि विभिन्न जो वायुपर्दन है या निक्षेप है उससे बनने वाली आकृतियां दे दी जाए, आपको वातगर्त दे दिया जाए जलगर्ती का, तो आप बता सकते हो कि नदी से बनी है या पवन से बनी है। अगर मोस्ट इंपोर्टेंट ये है आपका, ठीक है, अगर यहां से अगर क्वेश्चन आए कि झाड़ियों के पीछे निर्मित, तो आप यहाँ पे देखोगे कि नेबका, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आप जो पेपर है, पेपर को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो वायु है, वायु से के निक्षेप से जो आपकी अगली आकृति बनती है वो आकृति कौन सी है। जो दूसरी आकृति बनती है वो बनती है लोएस। कि जब देखो वायु चलती है तो छोटे छोटे धूल के कण जो है वो अपने साथ लेके चलती है। जब वो छोटे धूल कणों का निक्षेप जब वो करती है तो इस तरह से आपकी एक आकृति का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं लोयस। लोयस जो है चीन में एक लोयस स्थान है, लोयस इसका एग्जाम्पल है, चीन में लोयस है वो। और अगर देखें कि जो लोयस है इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, रिच्टोफन ने इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था। और इसका जो नाम है वो फ्रांस का एक अल्सास प्रांत में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, जिसमें आपकी क्वार्ट्ज और फेल्सपार, कौन सी, क्वार्ट्ज व फेल्सपार की अधिकता पाई जाती है। ये जो मिट्टी थी इसमें फेल्सपार और क्वार्ट्ज की अधिकता पाई जाने के कारण जो है इसका नाम क्या रखा गया है, लोयस रखा गया है। और इस मिट्टी का रंग पीला जो है हाइड्रेशन प्रक्रिया के कारण हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो लोयस है,
लोएस को भी अलग स्थानों में अलग नाम दिया गया है, तो वो हम देख लेते हैं। जो आपकी मिसिसिपी और मिसौरी है, उस नदी के पास जो मिट्टी का जमाव होता है तो उसको बोलते हैं एबोर्ड, ठीक है। यूएसए में मिसिसिपी और मिसौरी के पास इसका जो नाम है वो क्या है, एबोर्ड। अगर बेल्जियम और फ्रांस में इसका नाम देखें, कहा, बेल्जियम, बेल्जियम में, फ्रांस में इसको लिमन कहा जाता है, किसको, लोयस को, ठीक है। ये हमारी थी पवन जो निक्षेप है उससे बनने वाली आकृतियां। अब हम देखते हैं कि शुष्क और अर्धशुष्क में जो मरुस्थल है उसमें आपकी नदियों के द्वारा भी कुछ आकृतियां बनती है, तो वो आकृतियां कौन सी है। देखिए, जो जल है, जल से मरुस्थलीय एरियाज में जल से कुछ आकृतियों का निर्माण होता है, तो वो आकृतियां हम देखते हैं कि जल द्वारा निर्मित, मरुस्थलीय एरियाज में जल द्वारा निर्मित आकृतियां। अब जल द्वारा निर्मित आकृतियां जो है वो भी आपकी दो प्रकार की है। कैसे, एक तो अपर्दन से बनने वाली, एक निक्षेप से बनने वाली। सबसे पहले देखिए अपर्दन। अपर्दन से कौन कौन सी आकृतियां बनती है, अपर्दन से आपकी दो आकृतियां बनती है, कौन कौन सी, उत्खात भूमि, उत्खात भूमि, और दूसरी जो आपकी आकृति बनती है वो बनती है पेडिमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। जो आपकी जल द्वारा निर्मित निक्षेप, निक्षेपात्मक जो आकृति है वो कौन सी है, ये भी आपकी दो प्रकार की है। कौन कौन सी है, उत्खात भूमि अपर्दन में, पेडिमेंट निक्षेप में आपकी होती है बजादा और प्लाटा। अब इनका हम संक्षेप में वर्णन करेंगे। देखिए कि जल द्वारा निर्मित जो उत्खात भूमि है वो क्या है। उत्खात भूमि, देखिए जब मरुस्थलीय एरियाज में, ठीक है, पवन बहती है तो जब वो पर्वतों से बहती है तो क्या करती है, जब वहां से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं तो वो बहुत ज्यादा अपर्दन करती है। असमायिक जब वर्षा हो जाती है तो वर्षा का जल छोटी छोटी अवनालिकाओं के रूप में बहने लग जाएगा, और वहां पे क्या होगा कि वो लगातार अपर्दन करता रहेगा, तो वहां का जो मैदान है वो कैसा हो जाएगा, ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा, समतल ना रह के ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा, जिसको अगर आप नंगे पैर पार करना चाहो तो पार नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की जो उत्खात भूमि है, उत्खात भूमि जो कि ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है, वर्षा के कारण जो छोटी छोटी नदियां हुई है उन्होंने यहाँ पे अपर्दन कर दिया होता है, तो यहाँ इस उत्खात भूमि को बैडलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है। अगर उत्खात का एग्जाम्पल आप देखो तो चंबल नदी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। चंबल नदी, चंबल नदी पे आपकी जो उत्खात भूमि है उसका निर्माण होता है। दूसरा हम देखते हैं पेडिमेंट। पेडिमेंट, अब ये जो पेडिमेंट है ये आपका कोई पर्वत है, ठीक है, पर्वत, बालसन, ये जो बालसन है, बालसन जो पर्वतों से घिरी हुई आकृति है, तो यहाँ पे पर्वतों से घिरी आकृति, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी अवनालिकाएं बारिश के कारण जो है वो बहती है, तो ये इनके बहने के कारण जो है सबसे ऊपर जो आपकी आकृति बनती है वो बनती है उत्खात भूमि, जो ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है जिसपे चलना बहुत मुश्किल होता है। इसके जस्ट नीचे कौन सी, ये वाली, यहां पे पेडिमेंट का निर्माण होता है, पेडिमेंट, और इसके नीचे यहां पे बजादा, और यहाँ ये जो आपका बालसन है, बालसन के बीच में यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे अवनालिकाएं बही हैं, यहाँ बीच में झील का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं पलाया झील या पलाया। अब देखिए जो पेडिमेंट है, उत्खात और बजादा के बीच का जो भाग है वो आपका पेडिमेंट कहलाता है, ठीक है। पेडिमेंट के संबंध में भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, तो वो सिद्धांत कौन से हैं, देखिए चादरी बाढ़ सिद्धांत, चादरी बाढ़ सिद्धांत, जो कि किसने दिया है, मैगी ने। अभी मैगी महोदय थे, इन्होंने कहा कि जैसे जो
बारिश होती है उससे जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने से क्या अपर्दन होता रहेगा और जो पर्वत वगैरह है वो पीछे हटते चले जाएंगे, वहां से अपक्ष अपर्दन की क्रियाएं जो लगातार काम करती रहेंगी, तो वहां पे जो है पेडिमेंट का निर्माण होता है। दूसरा यहाँ पे सिद्धांत दिया था, वो दिया था पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत। पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत ये किसने दिया था? गिलबर्ट ने, गिलबर्ट महोदय ने। तीसरा यहीं पे जो सिद्धांत है वो दिया था, पहला आपका चादरी-बार्ट सिद्धांत, दूसरा आपका पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है पर्वताग्र के पीछे हटने का सिद्धांत। पर्वताग्र के पीछे हटने का सिद्धांत। हटने का सिद्धांत जो दिया था लॉसन महोदय ने। ठीक है, ये थे पेडिमेंट से संबंधित आपके कुछ सिद्धांत जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर द एग्जाम। बजादा, बजादा क्या है? बजादा जो है पलाया और पेडिमेंट के बीच की जो भूमि है उसको बोलते हैं बजादा, जिसका जो पेडिमेंट की तरफ जो ढाल है वो तीव्र होता है, जबकि पलाया की तरफ इसका ढाल बहुत कम होता है। ठीक है, पलाया की तरफ इसका जो ढाल है वो 1 डिग्री करीबन होता है और पेडिमेंट की तरफ इसका ढाल जो है 8 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में होता है। इसके बाद आता है पलाया। पलाया जब छोटी छोटी अवनानिकाएं बारिश के वजह कारण जब बहती है तो वो बालसन में, ये आपका बालसन, ठीक है, इस बालसन में आके इकट्ठा हो जाती है और यहाँ पे एक झील का निर्माण होता है जो कि अल्पकालीन होती है। इसका जल कुछ समय के बाद सूख जाता है और जब ये जल सूखता है तो इसके यहाँ पे जो ये झील का निर्माण होता है बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा होने से, तो इसको बोलते हैं पलाया। अब ये पलाया है जब इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो जो नमकीन पलाया है, नमकीन पलाया, जो नमकीन पलाया है इसको सेलिनास कहा जाता है, सेलिनास। और अरब रेगिस्तान में जो पलाया झील है उसको क्या बोलते हैं? खबारी। अरब रेगिस्तान में, अरब रेगिस्तान में जो पलाया है उसको बोलते हैं खबारी। खबारी या फिर ममलाहा भी इसको बोला जाता है, ममलाहा। और सहारा जो रेगिस्तान है, सहारा में इसको शट का नाम दिया जाता है, सहारा में सट। ठीक है, ये आपकी थी पलाया झील। पलाया झील को में जब नमक की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसको सेलिनास कहा जाता है। अरब रेगिस्तान में इसको खबारी ममलाहा कहा जाता है, सहारा में इसको सट कहा जाता है। और क्वेश्चन आपका यहां से भी आता है, यहाँ पे देखिए उत्कात भूमि, पेडिमेंट, बजादा, पलाया। उत्कात और पेडिमेंट जो है वो आपके अपर्दन से बनने वाली आकृतियां हैं और बजादा, पलाया निक्षेप से बनने वाली आकृतियां हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको फिगर दे दिया जाएगा और यहाँ पे कहा जाएगा कि एक स्थान यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, जैसे उत्कात भूमि, यहाँ पे पेडिमेंट नहीं दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए कि उत्कात भूमि, फिर उसके बाद पेडिमेंट, बजादा, पलाया, बालसन। बालसन पर्वतों से गिरी हुई आकृति जिसमें आपकी पलाया झील का जो निर्माण है वो होता है। ठीक है, ये आपकी थी जो जल मरुस्थल में जल द्वारा निर्मित जो आकृतियां हैं उनमें आपकी आती है कौन कौन सी? पेडिमेंट, उत्खात भूमि, बजादा, पलाया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और इसका सीरीज जो क्रम है वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। थैंक यू।